हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे। दो क्लासेस हो गई हमारी ये, और हम आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स, महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक। इसमें जैसे आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम है, जैसे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट, जैसे सुर्खियों में क्यों है हाल ही में। देश में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। ये तीनों नए कानून हैं: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगला जो है भारतीय न्याय संहिता, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह लागू की गई है। ये भारतीय दंड संहिता भारत में आपराधिक मामलों पर प्रमुख कानून है। इसमें इसकी पृष्ठभूमि जो है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 से पहले भारतीय दंडिक कानून में संसदीय शासन व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रांगण प्रथागत कानून आदि से संबंधित है नियम कानून शामिल थे। थॉमस बेबिंगटन के अधीन दंड संहिता की मसौदा 1837 तैयार किया गया। यह 1837 के विद्रोह का प्रभाव है जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी अंततः 1860 में बनाई गई है। आईपीसी 1860 के लागू होने के बाद इसमें विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों में आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुख्य प्रावधान, इसके अलावा जो 1860 वाली और ये थी, और इसमें 2023 वाले में क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया है। 16 से 18 वर्ष तक की आयु की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा। इसमें छल, कपट, धोखे या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 ए से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान किया गया है: अलगाववादी गतिविधियां, शस्त्र विद्रोह या विध्वंस गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संपूर्णता या एकता और अखंडता के खतरे में डालना। यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है: निरंतर गैरकानूनी गतिविधियां जैसे अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध आदि, किसी समूह द्वारा हत्या या गंभीर चोट पहुंचाना, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाने पर समूह के सभी लोग इस अपराध के दोषी माने जाएंगे और सजा दी जाएगी। हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा या जुर्माना, गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें यह प्रावधान है: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को प्रसारित किया गया है। सीआरपीसी में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित कई अधिनियम तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अरेस्ट, अभियोजना, प्रिस्क्रिप्शन और जमानत, बेल की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति है जो सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में अधिनियम किया गया तथा इसके बावजूद 1872 में 1882 में क्रमिक रूप से अधिनियम नई संहिताओं द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। इसमें संशोधन किए गए। इसे सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1891, 1823 और 1955 में किए गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 भारत में की विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इसे संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप सिर्फ सीआरपीसी 1973 का निर्माण किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं: विचाराधीन कैदियों की हिरासत। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि के हिरासत में बिता लिया है तो उस जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता, जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध पर और ऐसे व्यक्ति पर जिनके खिलाफ 1 से अधिक अपराधों में कार्रवाई लंबित है। मेडिकल जांच, इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच या उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।
हस्ताक्षर और उंगलियों की साफ फिंगरप्रिंट, यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग, उंगलियों के साफ और आवाज़ के नमूने एकत्रित करने की अनुमति प्रदान करती हैं, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या अथवा नहीं। कार्रवाई के लिए उस सीमा या विविध कार्रवाई हेतु समय सीमा निर्धारित करती है, जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों की जांच की प्रकृति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा निर्धारित करती हैं। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें अधिनियम सभी दीवानी, सिविल और फौजदारी दंडनीय कार्यों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। ये इसकी पृष्ठभूमि है उत्पत्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में अधिनियम किया गया था। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को संरक्षित करना तथा इनके साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालयों किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड या कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड में समान ही होगा। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। संयुक्त सुनवाई जॉइंट ट्रायल्स कानून में ये बताया गया है कि अगले कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और इसमें से एक आरोपी फरार हो गया है, ये गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं देता है, तो भी बाकी आरोपियों के संयुक्त मुकदमा एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का मुकदमा चलाया जाएगा। संयुक्त सुनवाई में यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है, साबित हो जाता है कि इसमें दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी 2023 को मंजूरी दी है। डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में डीपीडीपी अधिनियम मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना और उस व्यक्ति की व्यक्तिगत डेटा को संरक्षण के आधार को सुनिश्चित करके प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडार या कोई भी उपयोग के लिए डेटा फिड्यूसरी पर कुछ उत्तरदायी का निर्धारण करता है। यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी अर्थात व्यक्ति जिसे डेटा संबंधित है आधार पर कर्तव्य भी निर्धारित करता है। साथ ही अधिनियम अधिकारों को कर्तव्य दायित्वों उल्लंघन के लिए विधिक का दंड का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान एक नज़र है इस पर डालते हम। किस पर लागू होता है ये, इसका विवरण क्या है। इसके प्रावधान भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होते हैं। कोई डेटा डिजिटल ऑनलाइन एक रूप में एकत्रित किया गया हो या कोई डेटा गैर डिजिटल ऑफलाइन रूप में एकत्रित किया गया हो और बाद में इसमें डिजिटल कर दिया गया हो। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होते हैं यदि उस पर प्रोसेसिंग या उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करना हो। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होते हैं, जैसे किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस व्यक्ति डेटा करता है। व्यक्तिगत डेटा जिसमें निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जैसे यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता हो या कोई अन्य व्यक्ति जैसे कानूनी दायित्व के तहत किसी व्यक्ति डेटा का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता हो। सहमति कंसेंट, डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का भी अधिकार है। इसमें लाभ या सेवा प्रदान की जा सकती है, जैसे चिकित्सा आपात वगैरह। वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बालक या दिव्यांग के लिए भी माता पिता या कानून सुरक्षा सहमति प्रदान की जा सकती है। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, इसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI, इसमें केंद्र सरकार द्वारा DPBI के गठन का प्रावधान किया गया है। बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जैसे नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना, डेटा उल्लंघन की स्थिति में अनावश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूसरी निर्देश करना, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों को सुनवाई करना। बोर्ड के सदस्यों द्वारा 2 वर्ष के नियुक्त किए जाएगा और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। DPBI के कुछ निर्णय विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकती है। जैसे डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल्स। इसमें डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा को सुधार और उसे हटाने की मांग करना। एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूसर के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा। मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों को प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार है। इसमें डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए, इसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए। कर्तव्य का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल 10,000 रुपये
तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डेटा फिड्यूसरी के दायित्व, इसके कुछ दायित्व हैं, जैसे डेटा फिड्यूसरी प्रोसेसिंग के उद्देश्य के और तरीकों को निर्धारित करने वाली इकाई को निम्नलिखित दायित्व होंगे, जैसे डेटा सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, डेटा बेस या उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करना, डेटा बेस की स्थिति को डीपीपीआई और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना, उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए उसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्ति की डेटा का डिलीट कर देना। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी एसडीएफ, केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती है यदि वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करता है, डेटा प्रिंसिपल का नुकसान होने का जोखिम है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सुनामी लोकतंत्र और आदि। लोक व्यवहार पर प्रभाव पड़ने की संभावना है इसमें, और एसडीएफ के पास डेटा सुरक्षित अधिकारी और स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त कर दें तथा प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे इसमें। अधिनियम के तहत दी गई छूट, इसमें एग्जेम्पशंस, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूसरी के दायित्व सुरक्षा के अतिरिक्त होंगे इसमें, और इसके कुछ निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होंगे, जैसे सुरक्षा, प्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियां, अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए, स्टार्टअप्स या डेटा फिड्यूसरी के अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए, कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक या विनियायक संबंधी कार्य करने के लिए, अपराधों को रोकना और उसकी जांच करने के लिए, विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को भारत में प्रोसेसिंग किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को हित के कुछ गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों में छूट दे सकती हैं। बालकों के व्यक्तिगत डेटा का प्रोसेसिंग, किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करने समय डेटा फिड्यूसरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिसमें बच्चे को कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने पर संभावना हो, बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना, उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना, भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण, जैसे ये अधिनियम सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण की अनुमति देता है। जुर्माना, पेनल्टीज, इसमें पेनल्टीज ये है, इस अधिनियम के कई अपराधों के लिए जुर्माना का प्रावधान करता है, जैसे कि बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। इसमें लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण अधिनियम 2024, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024, इन नियमों का उल्लंघन कार्मिक, लोक शिकायतों, पेंशन मंत्रालय अधिसूचित किया जाता है। इन नियमों को लोक परीक्षा अनुसूचित संसाधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम जून 2024 से लागू किए गए हैं। मुख्य नियमों पर एक नज़र, इसमें ये यदि लोक परीक्षा के संचालन में अनुसूचित साधनों के उपयोग या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला सामने आता है तो परीक्षा के केंद्र प्रभारी एफआईआर दर्ज कराने सहित उचित कार्यवाही कर सकता है। यदि अनुसूचित साधनों के उपयोग में सेवा प्रदाता, प्रबंधन या निदेशक मंडल की संलिप्तता, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण एक समिति गठित करेगा। सेवा प्रदाता कोई भी एजेंसी, संगठन, निकाय, परीक्षा को संघ, व्यावसायिक इकाई आदि हो सकता है, जिसे लोक परीक्षा प्राधिकरण ने लोक परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त किया है। क्षेत्रीय अधिकारी लोक परीक्षा के संचालन में अनुसूचित साधनों के उपयोग के अपराध की सभी घटनाओं की लोक परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। साथ ही उसने इस मामले में जो भी कार्रवाई की है उसकी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के बारे में, इसके बारे में अनुसूचित साधनों में निम्नलिखित शामिल है, जैसे प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुंच या उन्हें लीक किया जाना। इसके अलावा लोक परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी की सहायता करना या कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि। इसके जो दंड है जो इस प्रकार है, जैसे अनुसूचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति के लिए दंड है कम से कम 3 साल की कैद है, जिसके 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें, और संगठित अपराध करने वाले सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति समूह के लिए दंड 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और परीक्षा का आयोजन की लागत भी उससे वसूल की जाएगी। सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन्वय नॉट कंपाउनेबल होंगे। लोक परीक्षा से आशय अनुसूची में निर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा से या केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से हैं। दूरसंचार अधिनियम, टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023, हाल ही सुर्खियों में है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के विविध प्रावधान लागू किए गए थे। इसके क्या प्रावधान लागू किए गए? दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में, इस अधिनियम का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करना। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम समावेश, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही
के सिद्धांतों पर आधारित हैं। वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकी में उस तकनीकी प्रगति हुई उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 को निरस्त करते हुए दूरसंचार अधिनियम 2023 बनाया गया है। दूरसंचार अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं हैं इस प्रकार, जैसे इसके मापदंड है और विवरण है। स्पेक्ट्रम का आवंटन, इसमें जो विवरण है, स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि कुछ निर्धारित उपयोग के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। निर्धारित उद्देश्यों में से शामिल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन हो गए, उपग्रह सेवाएं। पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होगा। राइट ऑफ वे रोप फ्रेमवर्क, इसका विवरण है, ऐसी संस्थाएं जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं, वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति राइट ऑफ वे की मांग कर सकती हैं। राइट ऑफ वे का आशय सार्वजनिक या निजी संपत्ति का उपयोग की सुविधाओं से है। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षाएं, ये इसका विवरण है। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय कर सकती है। उदाहरण के लिए विनिर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने, उपयोगकर्ताओं को पूर्व सम्मति डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर तैयार करना, उपयोगकर्ताओं के मेलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करना में सक्षम बनाना है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड का दायरा बढ़ाया गया है। अब यह डिजिटल भारत निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में बन जाएगी। इस निधि का उपयोग दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकी उत्पादों और पायलट परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। अवरोध, इंटरसेप्शन और तलाशी का अधिकार, इसका कुछ विवरण है। कुछ निश्चित आधारों पर संदेशों का इंटरसेप्शन, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। इन आधारों पर राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, अपराधों को उकसाने जाने से रोकना आदि शामिल हैं। दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए इसकी अनुमति, इसका विवरण इस प्रकार है। नई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने एवं रेडियो उपकरण करने केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ओटीटी का विनियमन, ओटीटी का विनियमन, इसका विवरण इस प्रकार है। इस अधिनियम के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित नहीं किया जा सकता। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन क्या है, इसकी सुर्खियों में क्यों है? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन के मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में, इंटरनेट शटडाउन किसी विशिष्ट आबादी स्थान या इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए इंटरनेट सेवाओं में जानबूझकर किया गया व्यवधान रोक है। इसका मतलब है कि प्रभावित लोग वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑनलाइन संदेश नहीं भेज सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उत्तरदायी है राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देना, धोखाधड़ी रोकना, सुरक्षा और लोक व्यवस्था। इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान है, जो वर्तमान में इंटरनेट शटडाउन से दूरसंचार सेवाओं का निलंबन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी निलंबन सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शामिल किया जाता है। ये नियम एक क्षेत्र में पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर एक बार में 15 दिन तक दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देते हैं। 1885 का अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित अलग अलग प्रकार के दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है। दूरसंचार सेवाओं अस्थायी निलंबन का आदेश केवल संघ राज्य गृह सचिव द्वारा जारी किए जा सकते हैं। 2017 के नियमों के तहत केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समीक्षा समिति क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा करती है। अनुराध भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्यवाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। इसमें से कुछ स्पेशल ये है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसलों का आदेश दिया कि इंटरनेट पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इस स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों में मेल खाना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें से 2017 के नियम के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता। इंटरनेट सेवाओं को निलंबन केवल अल्पकालिक अवधि के लिए किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबन करने वाला कोई भी आदेश अनुपातिक सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। निलंबन की अवधि की जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबन करने वाला कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2007 में दिए गए एक फैसले को खारिज कर दिया है।
आयोग ने 2007 के एक फैसले में कहा था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए 1986 के दायरे में आती हैं। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को साल 2019 में फिर पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए के बारे में। सीपीए 1986 का उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उपभोक्ता निवारण निपटारों के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना आदि के लिए पारित किया गया था। सीपीए 1986 के स्थान पर सीपीए 2019 को पारित किया गया था ताकि उपभोक्ता संरक्षण में जुड़े प्रावधान को बेहतर किया जा सके। सीपीए 2019 की कुछ मुख्य विशेषताएं इसमें उपभोक्ता को परिभाषा का विस्तार, इसमें व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान सेवाएं खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसकी स्थापना सलाहकार परिषद के रूप में की गई है जो उपभोक्ता को बढ़ावा देने के लिए। इसका अध्यक्ष है जो केंद्र सरकार उपभोक्ता मामले का विभाग का प्रभारी मंत्री होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीसीपीए की स्थापना उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और सुरक्षा के लिए की गई थी। केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना भी इसके साथ में की गई थी। सीसीपीए के एक मुख्य आयुक्त और निर्धारण संख्या में उन आयुक्त शामिल होंगे, उन्हें केवल सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सीसीपीए में महानिदेशक की अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिंग विंग होगा जिसे मुख्य कार्य जांच या इन्वेस्टन करना होगा। बेहतर तरीके से विवाद निपटार की व्यवस्था है इसमें। और उसके अलावा उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ इस केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ भी इसमें 7 संबंधित राज्य की जिला और राज्य आयोग के साथ में संलग्न है। इसके अलावा उत्पाद दायित्व से संबंधित कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। भ्रामक विज्ञापन के लिए भी दंड की प्रावधान है इसमें एंडोर्सन और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 2 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है। 2 बार अपराध करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत से उपभोक्ता अधिकार है। इसमें कुछ अधिकार हैं जो सुरक्षा का अधिकार है, सूचित होने का अधिकार है, सहन का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, शिकायत निवारण का अधिकार है, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार है। अन्य पहलू जिसमें जैसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपी के गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी करना। ये एडवाइजरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जारी की गई है। इसमें अलग अलग कानूनों के तहत प्रतिबंधन गैर कानूनी है। इसमें विज्ञापन और प्रसार संबंधी रोक लगाने के मामले में एडवाइजरी जारी करने के पीछे कारण बैटिंग या गैम्बलिंग की सूचना है। भारत में बैटिंग और गैम्बलिंग का विनिमय इस प्रकार है जैसे संविधान के 7वें अनुसूची के तहत राज्य सूची का एक विषय है। राज्य सूची प्रविष्ट 34 या प्रविष्ट 62 में कराधान के उद्देश्य से इसे शामिल किया गया है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 नामक पुराने कानून के आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बैटिंग और गैम्बलिंग से निपटने के लिए अपने अपने अलग कानून बनाए हैं। सूचना अधिकार प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के सैरोगेट विज्ञापन सहित अन्य विज्ञापनों पर 2023 में एडवाइजरी जारी की थी। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया। इसमें नोटिस में कहा गया कि उन गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और एफसीआरए पंजीकरण के नवीकरण के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है या उनके पंजीकरण रद्द किया जा सकता है जो विदेशी अंशदान का उपयोग विकास विरोधी गतिविधियाँ या दुर्भावनाएं पूर्ण विरोध प्रदर्शन करने में, धर्मांतरण में करने में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम एफसीआरए के बारे में है। विदेशी अंशदान का अर्थ है कि किसी विदेशी व्यक्ति संस्था द्वारा किसी वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूति का दान, वितरण या हस्तांतरण करता है। एफसीआरए का कार्यान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसी एनजीओ को पूर्व गतिविधियों की जांच के आधार पर किया जा सकता है जैसे अंशदान प्राप्ति, मंजूरी या खारिज करने में गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 2020 में संशोधन के बाद एफसीआरए के प्रमुख प्रावधान हुए थे जिसमें विदेशी फंड और विवरण, उसके विवरण कुछ इस प्रकार है। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति एनजीओ को पंजीकरण के साथ उसके प्रत्येक पदाधिकारी का आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विदेशी धन प्राप्त प्रतिबंधन के मामले में इन्फोग्राफिक देखे कुछ विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता जैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, समाचार पत्र या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी, विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल या उनके पदाधिकारी, राजनीतिक प्राधिकारी के संगठन। एफसीआरए खाता निर्धारित एफसीआरए खाता विदेशी धन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य है। इस खाता में केवल विदेशी अंशदान ही प्राप्त या जमा किया जा सकता है, कोई अन्य पैसा नहीं। ये धन किसी या अन्य व्यक्ति या एनजीओ की स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एफसीआरए पंजीकरण की वैधता, इसमें पंजीकरण की वैधता 5 वर्षों के लिए होगी। एनजीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से 6 महीनों के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। प्रशासनिक कार्य के लिए विदेशी अंशदान
उपयोग की सीमा और निधि का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, उसके लिए उसे प्राप्त किया जा सकता है। इस निधि के अधिकतम 20% राशि की प्रशासनिक खर्च के लिए उपयोग किया जा सकता है। पहले अधिकतम 50% राशि प्रशासनिक कार्यों में खर्च किया जा सकता था। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सरकार जांच के बाद प्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। डाकघर अधिनियम 2023। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इसके पारित होने के बाद भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 निरस्त हो गया है। डाकघर अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान पर एक नज़र डालते हैं। डाक सेवाओं के महानिदेशक DGPAS को भारतीय डाक इंडिया पोस्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभी डाक सेवाओं को महानिदेशक के पास सेवाएं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों में नियम बनाना आदि से संबंधित शक्तियां होती हैं। डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल को रोकने की शक्तियां केंद्र सरकार कुछ निर्धारित प्रावधानों पर भारतीय डाक प्रावधान से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है। जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जा सकता है उनमें देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा शामिल है। जवाबदेह से अनुमुक्ति डाकघर अपने प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं होगा। हालांकि कुछ निर्धारित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया जा सकता है। इस अधिनियम में किस प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। भारत के ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1727 में अपना पहला डाकघर खोला गया। गवर्नर जनरल द्वारा डलहौजी ने भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में मान्यता दी थी। आज लोग कोलकाता में जिस जगह जनरल पोस्ट ऑफिस है वह पहले फोर्ट विलियम था। सुर्खियों में महत्वपूर्ण वैधानिक कार्यकारी निकाय, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं जो हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NSRC। सुर्खियों में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र ने संबंध ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन GNSRI ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता प्रत्यापन प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थापित कर दिया है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NSRC की मान्यता। उल्लेखनीय है कि भारत के NSRC की 1999 से ही GNSR के ओर से ए स्टेटस के तहत मान्यता मिली हुई थी। NSRC के ए स्टेटस को केवल एक बार यानी 2016 में स्थगित किया गया था, लेकिन इसे 2017 में GNSRI की प्रत्याय उप समिति SCA द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया था। 2023 में NSRC की मान्यता को स्थगित कर दिया गया था। GNSRI द्वारा मान्यता को स्थगित करने के कारणों में कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी, तथ्य हाशिए पर रहे समूहों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई का हवाला दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NSRC के बारे में इसके बारे में कुछ स्पेशल है। मुख्यालय इसका जो नई दिल्ली में। उत्पत्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक संविधान निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 2006 और 2019 में संशोधन किया गया। ये कुछ खास नहीं है इसमें। ये अधिनियम मानवाधिकार को व्यक्ति जीवन के स्वतंत्र, समानता और गरिमा के संबंधित अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। इन अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। इन अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधानों में शामिल किया गया है। साथ ही भारत में न्यायालय द्वारा इन लागू किया जा सकता है। नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। इन समिति से निम्नलिखित शामिल होते हैं: लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय द्वारा प्रभारी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न नेता तथा राज्यसभा का उपसभापति। कार्यालय NSRC के अध्यक्ष और सदस्य 30 साल या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पद पर बने रहेंगे। पद से हटना अध्यक्ष और सदस्यों की दोनों सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार अध्यक्षता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से पद हटाया जा सकता है। NSRC की शक्तियां उसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में संबंधित सिविल न्यायालय से सभी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, शपथ पर उनकी जांच करना, किसी भी दस्तावेज की खोज या प्रस्तुति, हल्फनामा पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय में किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना, गवाहों या दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन नियुक्त करना। NSRC के कार्यालय कुछ श्वेत संज्ञान लेकर किसी पीड़ित की याचिका पर मानवाधिकार की उल्लंघन की जांच करना, न्यायालयों की अनुमति से उस न्यायालयों के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना, कैदियों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के तहत आने वाले किसी संस्था या जेल का दौरा करना, मानवाधिकार सुरक्षा के लिए कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ी गतिविधियां, आतंकवाद सहित के कारणों की समीक्षा करना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के बारे में आपको पहले से आपने पढ़ रखा होगा, बेसिक जो भी है, और इसकी खबरें आती रहती हैं इसके बारे में न्यूज़। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार बंगाल राज्य बनाम भारत संघवाद 2024 की है। इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल के केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की पूर्व सम्मति के बिना
मामले के एक तरफा तरीके से सीबीआई की जांच करवाने का आरोप लगाए हैं। ज्ञातव्य कि पश्चिम बंगाल 2058 में राज्य में जांच के मामले में सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ली थी। अन्य संबंधित तथ्य, पश्चिम बंगाल ने ये मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया था। राज्य के अनुसार राज्य की पूर्व समिति के बिना मामले की एक तरफा तरीके से सीबीआई जांच करवाने का केंद्र का निर्णय संविधान का अतिक्रमण और संघवाद का उल्लंघन है। आर्टिकल 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद का निर्णय देने का मूल अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई के बारे में जैसे इसकी उत्पत्ति है जो 1963 में हुई थी, इसकी स्थापना सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम पर संतानम समिति 1962-64 द्वारा की गई थी। इसका मंत्रालय कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय है, इसके अधीन कार्यरत हैं। स्थिति है गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना बल इसके अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। कार्यप्रणाली, सीबीआई भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। ये इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर जांच का समन्वय करती हैं। इसका आदर्श वाक्य है, मोटो है जो उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा, इंडस्ट्री, इम्पेटिलिटी एंड इंटीग्रिटी, विजन, सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को रोकना, सावधानीपूर्वक जांच और अभियोजन के माध्यम से आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना, साइबर व उस प्रौद्योगिकी आधारित अपराध में लड़ना आदि। संरचना, कंपोजिशन, निर्देशन, विशेष निर्देशक या अतिरिक्त निर्देशक द्वारा सहायता प्राप्त, संयुक्त निर्देशक या उप महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी सामान्य रैंक के पुलिसकर्मी। सीबीआई निर्देशक का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता, सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का एक कोई अन्य न्यायाधीश सदस्य शामिल होते हैं। 2021 में राष्ट्रपति ने सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय ईडी के निर्देशकों कार्यालय को 2 साल के निश्चित कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किए थे। सीबीआई द्वारा जांच के लिए किए जाने वाले मामले के प्रकार जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और श्वेत संज्ञान। सीबीआई के लिए राज्य की सहमति, सामान्य और विशेष, इस बारे में हम पढ़ते हैं। सीबीआई को राज्य में प्रत्येक या अलग अलग मामले की जांच के लिए हर बार नई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 6 राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी को सहमति देने या न देने का अधिकार देती है। इसमें विशेष है, सीबीआई का प्रत्येक मामले या केस किसी जांच करने से पहले राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा। लोकपाल सुर्खियों में क्या है? भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों को निर्वहन करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक इंक्वायरी विंग का गठन किया है। लोकपाल के बारे में स्थापना, उद्देश्य और भ्रष्टाचार रोधी संस्था है और ये लोक सेवकों के जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने या उस मुकदमा चलाने के लिए लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया है। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी दोनों में लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाता है। इसकी संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आमतौर पर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से होती है। लोकपाल की संरचना, लोकपाल एक अध्यक्ष है, वर्तमान में भूतपूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश। 6 सदस्य होते हैं। लोकपाल 50 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 भारत के प्रथम लोकपाल थे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर वर्तमान में लोकपाल है। लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। ये 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक रह सकता है पद पर। लोकपाल का अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। लोकपाल की चयन समिति की संरचना जैसे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य, लोकसभा के विपक्ष का नेता सदस्य या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक पक्षत विधिविता सदस्य। इसके 2 विंग है जैसे इंक्वायरी विंग और विवरण। इसमें उद्देश्य किसी भी लोक सेवकों द्वारा किए गए ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय है। समय सीमा 60 दिनों के भीतर लोकपाल की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना। संरचनाएं, विंग लोकपाल के अधीन कार्य जांच निर्देशन की अध्यक्षता में काम करेगी और निर्देशन को 3 पुलिस अधीक्षकों एसपी सामान्य, एसपी आर्थिक व बैंकिंग और एसपी साइबर द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक एसपी को जांच एजेंसी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आगे की सहायता प्रदान की जाएगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इनके पास सिविल कोड की सभी शक्ति होगी। अभियोजन विंग सेकंड, ये अध्यक्ष एक अभियोजन निर्देशक होता है। ये विंग लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत पर लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाता है।
अभियोजन निर्देशक विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दायर करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाएगा। लोकपाल की शक्तियां लोकपाल द्वारा CBI सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच के लिए प्रेरित मामलों के संबंध में उन्हें एजेंसियों पर निगरानी रखना और निर्देश करना, किसी भी दस्तावेज रिकॉर्ड की तैयारी करना, संरक्षण दायित्व संभालने वाले लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज की सुरक्षा सार्वजनिक होने से रोकथाम के लिए उचित निर्देश जारी करना आदि। इसे भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रारंभिक जांच और अन्वेषण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति प्राप्त है। ऐसे मामले में जहां निर्णय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शामिल होते हैं, जैसे वहां लोकपाल किसी भी लोकपाल प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय होता है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल का क्षेत्राधिकार, जैसे प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री या संसदीय सदस्य और ग्रुप ABCD के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी, किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेवायत निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित और पूर्ण असंघ रूप से संघ या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करता है। इसमें कुछ अन्य जैसे न्यूज़ सुर्खियों में, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC के बारे में, जैसे संविधान निकाय 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 338B के तहत अनुच्छेद 338B के तहत केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हैं। OBC के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में NCBC के परामर्श करें। इसकी संरक्षण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शक्तियाँ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती है। इसके प्रमुख कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए रक्षोपाय की जाँच और निगरानी करना, पिछड़े वर्गों द्वारा अधिकारों की वंचित होने से संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना, OBC के सामाजिक, आर्थिक और विकास पर सलाह देना और उनकी प्रकृति मूल्यांकन करना, OBC की उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्देश करे। पिछड़े वर्ग के लिए रक्षोपायों को लागू करने से संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिश करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCC, इसके बारे में, जैसे ये संविधान के 338 के अंतर्गत आती है। ये संवैधानिक निकाय है। संरचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। ये कार्यकाल अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक अन्य कानून सुरक्षा उपाय से संबंधित मामलों की जांच की निगरानी करता है। अनुसूचित जातियों के अन्य अधिकारों की सुरक्षा उपाय से वंचित करने वालों की शिकायतों की भी जाँच करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, ये इसके बारे में आर्टिकल 315 में उल्लेख है और प्रत्येक राज्य के लिए 1 लोक सेवा आयोग होगा। इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 100 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले, नियुक्ति के लिए पात्रता कम से कम 10 वर्षों के सरकारी सेवा में कार्य का अनुभव हो, सेवानिवृत्ति, नियोजन यानी रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा, पद से हटाए जाना राष्ट्रपति द्वारा, और यदि दिवालिया घोषित कर दिया हो या अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद कर्तव्यों का अलावा किसी अन्य सवेतन, नियोजन या रोजगार के संलग्न हो, या मानसिक शरीर जो भी हो ठीक न हो, अक्षम न हो। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त आयोग ये संविधान आर्टिकल 241(1) के अंदर है। राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठित करने का अधिकार देता है। 241(1) में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में द्वारा जोड़ा गया है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है या साथ ही निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश भी करता है, जैसे राज्य की निवल कर आय, राज्य को पंचायतों के बीच वितरण, पंचायतों सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों, टोल प्रशुल्कों को निर्धारण करना, राज्य संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान करना। आर्टिकल 243(y) में प्रावधान किया गया है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी इसी तरह का सिफारिश करेगा। केंद्र सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। हाल ही CVC ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023 में मंत्रालय, विभागों, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त निपटाई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की प्रस्तुत की है। इसके बारे में इसकी उत्पत्ति CVC अधिनियम 2003 के तहत की जाती है। ये सांविधिक निकाय है और स्थापना 1964 में हुई थी। भ्रष्टाचार निवारण के लिए के संतानम समिति की सिफारिश पर की गई है। 1998 के इस केंद्र सरकार द्वारा जारी पर अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सदस्य 3 सदस्यीय निकाय हैं और 2 सतर्कता आयोग होता है। इसमें नियुक्ति इस अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सदस्य, केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य और लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य शामिल हैं। इसके भूमिका और कार्य केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, सतर्कता संबंधी प्रशासन की निगरानी करना, विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों के लिए लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करना, भ्रष्टाचार संबंधी अपराध आदि जांच की अन्वेषण ब्यूरो CBI में काम की देखरेख करना। वित्त आयोग, लॉ कमीशन। 23वें वित्त आयोग की गठन मंजूरी दे दी गई है। 23वें वित्त आयोग का गठन 3 साल यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल के लिए किया जाएगा।
23वें वित्त आयोग के बारे में, विधि आयोग के बारे में सौंपे गए कार्यों, भारतीय विधिक व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना, संरचना। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष 4 सदस्य और अतिरिक्त पदाधिकारिक सदस्य होंगे। इसमें इसके बारे में इतिहास, विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के दिए गए अधिकार के आधार पर किया गया था इसमें। और इसके प्रकार है, विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एवं गैर संवैधानिक निकाय हैं। इसका उद्देश्य समाज में न्याय सुनिश्चित करने तथा विधि के शासन के तहत संचालन को बढ़ावा देने के लिए कानून में सुरक्षा हेतु सिफारिश करना, कार्य विधिक विषयों पर रिसर्च करना और विचारार्थ विषयों के आधार पर सिफारिश प्रदान करना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग ने अपनी स्थापना 10 वर्ष की वर्षगांठ मनाई है अभी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के बारे में, इसके बारे में उत्पत्ति सरकार का एक थिंक टैंक है। इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के जरिए किया गया था। इसका गठन योजना आयोग की जगह किया गया था। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। गवर्निंग काउंसिलिंग, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिलिंग में अगर लिखित शामिल होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के विधानसभाओं के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के पद सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य आदि पद सदस्यों के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद अधिकार 4 सदस्यों शामिल होता है इसमें। और इसका विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर शामिल होते हैं इसमें। क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, इनका काम एक से अधिक राज्यों का किसी एक क्षेत्र में प्रभावित करने वाले विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों, आकस्मिकता या समाधान करने के लिए करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, इस पद पर भारत के सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इससे मुख्य रूप से 2 तरह के काम सौंपे गए हैं देश में सतत विकास लक्ष्यों को, एसडीजी को अपनाने और हासिल करने के लिए। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघ को बढ़ावा देने। नीति आयोग द्वारा जारी करने वाली रिपोर्ट एसडीजी इंडिया इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, सिस्टमिक ट्रांसफॉर्म ऑफ स्कूल एजुकेशन और निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट आदि। यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है हाल ही में। और यूपी के बारे में, इसकी उत्पत्ति बर्न की संधि द्वारा 9 अक्टूबर 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ ITU के बारे में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 1865 में स्थापित हुआ था ये। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है, बर्न स्विट्जरलैंड में। सदस्य 192 देश हैं इसमें। भारत इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय देश में शामिल है। यूपी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, RTI अधिनियम 2005, RTI इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005, इसके बारे में देख। वर्ष 2025 में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 को लागू हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे। इसके लिए इसका प्रभाव RTI अधिनियम के मामले में चुनौतियाँ विचार महत्वपूर्ण है। RTI अधिनियम 2005 के बारे में, इसकी उत्पत्ति जो जून 2005 में पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य है नागरिकों को लोक प्राधिकरण नियंत्रणों एवं उपलब्ध सूचना तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना। समन्वयक एजेंसी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयों तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पृष्ठभूमि है। सूचना के अधिकार को मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धता तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। इसकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पारित किया गया था। RTI अधिनियम 2005 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 का स्थान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकारवाद में सूचना का अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, संस्थागत ढांचा है और इसका विवरण दिया है। केंद्र सरकार, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, इनका कार्य और अधिनियम कार्यों की निगरानी करना, सूचना प्रदान करना और संबंधित अपीलों को निपटान करना। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य एक मुख्य सूचना आयोग, सेप इंफॉर्मेशन कमीशन और सूचना आयुक्त, IC अधिनियम अधिकतम 10। CIC और ICAS की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। CIC और ICAS का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। केंद्र लोक सूचना अधिकारी PIO और राज्य PIO सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए PIO की नियुक्ति की जाती है। प्रदान किए गए अधिकार, प्रत्येक नागरिक का लोक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी ने
से जानकारी मांगने का अधिकार है। लोक प्राधिकरण का दायित्व धारा 4 आरटीआई अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकरण पर कुछ विशिष्ट दायित्वों निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है। ये किन पर लागू होती है, इसका विवरण है। आरटीआई अधिनियम देश के सभी लोक प्राधिकरण पर लागू हैं। इसमें संविधान के तहत स्थापित या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदि स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण स्थायी निकाय शामिल हैं। इसमें सरकारी निकाय या राज्य नियंत्रण निकाय तथा केंद्रीय राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं। हाल में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि तमिलनाडु सरकारी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 हैश के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद लोक प्राधिकरण पीए में शामिल है। सूचना के प्रकाशित या खुलासे या प्रकटीकरण डिस्क्लोज से छूट। इस धारा 8 कुछ सूचना प्राधिकरण करने से छूट दी गई है। इन्फॉर्मेटिव देखिए दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया इकाइयाँ और सुरक्षा संगठन, इसमें 27 संगठन शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, सीआरटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, परिवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन आदि। ऐसे मामलों के उदाहरण जिसमें सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। धारा 8 ऐसी सूचना जिसे या जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित प्रभावित हो। वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सेक्रेटरी यानी व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा संबंधी सूचना और अन्य देशों से गोपनीयता रूप से प्राप्त जानकारी और ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी भी व्यक्ति को जीवन या शारीरिक सुरक्षा का खतरा होने की संभावना है। कैबिनेट के दस्तावेज, जांच प्रक्रिया, आपराधिक गिरफ्तारी, अभियोजन आदि बांधापों से व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचनाएं, न्यायालय की अवमानना होने की संभावना है, किसी भी न्यायालय अधिकरण या प्रकाशित करने के स्पष्ट रूप से मनाही की गई सूचना, संसद, राज्य, विधानमंडल के विशेष अधिकार का उल्लंघन हो, अपराध के बढ़ावा मिलने की संभावना है, किसी अन्य देश के साथ भारत से संबंध प्रभावित हो। ये सारी इसमें छूट प्राप्त है धारा 8 के तहत। न्यायिक अधिकार क्षेत्र में जिसमें निचली अदालतों के मुकदमों का आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया गया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 32 व 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स के रिट स्वतंत्राधिकार अप्रभावित रहते हैं। अन्य प्रमुख प्रावधान इसमें यह है कि दंड सूचना प्रदान करने में विफल तथा गलत, अधूरी या अपूर्ण जानकारी देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रदान करने की समय सीमा अनुरोध प्राप्त करने 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। जीवन या स्वतंत्रता संबंधित मामले में इसे 48 घंटे भीतर प्रदान करना होगा। अपीलें यदि पीआईओ द्वारा अनुरोध को अस्वीकृत या बिना उचित कारण से खारिज कर दिया जाता तो नागरिक इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों, इंफॉर्मेशन कमीशन, आईसीएस की सेवा शर्तों का संशोधन किया जाता है। इसका आधार है आधार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु ये जन्म तिथि आधिकारिक प्रमाणित नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडी, इसका गठन आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2016 में भारत में सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तहत स्थापित किया गया है। कार्य विशिष्ट पहचान संख्या यूआईडी जारी करना, ये आधार कार्ड बनाने में इसमें सुधार करने और इसे जारी रखने का काम करती हैं। साथ ही ये आधार नामांकन, प्रमाणीकरण और अपडेशन प्रक्रिया को भी नियंत्रण करता है। आधार संख्या धारक की पहचान संबंधी जानकारी, प्रमाणीकरण, रिकॉर्ड की सुरक्षा व गोपनीयता सुनिश्चित करता है। व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना है। आधार की प्रमुख विशेषताएं। विशिष्ट आधार 12 अंकों की विशेष संख्या है। किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक्स से जुड़ी होती हैं। ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडी द्वारा जारी किया जाता है। यूआईडी द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। क्रम रहित संख्या या आधार नामांकित प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरण शामिल नहीं है। पते या पहचान का प्रमाण, ये भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। व्यापक प्रौद्योगिकी का संरक्षण, यूआईडी की अवशासना गोपनीय स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लाभ, इसमें यूआईडी से जुड़े बैंक खातों को नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने, सुरक्षित और कम लागत में वाला मंच प्रदान करता है। लक्षित डिलीवरी, केंद्र राज्य सरकार भारत की संचित निधि, राज्य की निधि के वित्त पोषित योजनाओं के तहत लाभ सब्सिडी प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के आधार नंबर स्थापित अनिवार्य कर सकती हैं। आधार अधिनियम 2016। आधार अधिनियम की संवैधानिकता न्यायमूर्ति के एक पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित विवरण अधिनियम 2016 सुप्रीम कोर्ट में सुनौती दी गई थी। धन विधेयक के रूप में पारित करना, इसलिए इस प्रक्रिया में संसद के ऊपरी सदन का महत्व नहीं दिया जाता है। केएस पुट्टास्वामी वाद में जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संवैधानिकता की पुष्टि की थी। कोर्ट के निर्णय के कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं। ये आधार मेटा डेटा
को 6 महीने से अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर जा सकता। अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदान मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा जा सकता। आधार डेटा साझा करने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है कुछ है। CSS जैसे नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS की सुधार की प्रक्रिया शुरू की है। इसके प्रकार कोर योजनाएं जैसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा, इसके उदाहरण जैसे हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन आदि। उसके कुछ कोर ऑफ द कोर योजनाएं, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट, इसके तहत सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेश के लिए 6 योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास का एजेंडा के लिए उपलब्ध नीतियों में इनका स्थान पहले आता है, जैसे उदाहरण मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांग जनों तथा अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए 3 अम्ब्रेला योजना है। वैकल्पिक योजना राज्यों को यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है, इसे लागू करने की भी होती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा फंड आवंटित किया जाता है। उदाहरण सीमा सत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबरू मिशन आदि। इसके बारे में कुछ केंद्र CS के बारे में भी जैसे परिभाषा CS की योजना जिसे केंद्र राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। इन्हें संविधान की राज्य सूची या समवर्ती सूची के रूप में सत्र द्वारा राज्य के साथ समन्वित किया जा सकता है। विशेषताएं वर्तमान ढांचा, इसके युक्तिकरण, मुख्यमंत्रियों के उप समूह की रिपोर्ट 2015 पर आधारित। इसका फोकस है जो योजनाओं पर रहता है जिन्हें विजन 2022 के साकार करने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति 75 केंद्र प्रायोजन योजनाएं इसमें चल रही हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बजट 2024-25 के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 CSS पर खर्च करती है। वित्त पोषण राज्य को इसके लिए सभी हस्तांतरण राज्य की संचित निधि के माध्यम से किए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि धनराशि सीधे राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के और 2017 योजना गैर योजनाएं भेद को समाप्त करने के लिए CS तथा केंद्रीय सत्र की योजनाएं संघ राज्य को विशेष उद्देश्य हेतु फंड ट्रांसफर का प्राथमिक साधन बन गई है। कोर योजनाओं के वित्त पोषण का ढांचा 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालय राज्य योजनाओं के लिए वित्त पोषण में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90-10 के अनुपात में तय की गई है। अन्य राज्य योजनाओं के वित्त पोषण के केंद्र में राज्यों की हिस्सेदारी 60-40 और अनुपात में तय की गई है। केंद्र शासित प्रदेश, जिन केंद्र में शामिल प्रदेश में विधानसभा नहीं है, यहाँ 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। निगरानी संघ राज्यों के साथ नीति आयोग की CSS की निगरानी जिम्मा सौंपा गया है। ये थर्ड पार्टी मूल्यांकन देखरेख करती है। मिशन कर्मयोगी सुर्खियों में क्यों है, हाल ही में इसमें पढ़ते हैं। समता निर्माण आयोग CBC की स्थापना 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका गठन जो राष्ट्रीय सिविल सेवा समता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के हिस्से में 2021 की किया गया था। संस्थागत फ्रेमवर्क इसका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय है। मंत्रिमंडल, सचिवालय, समन्वय इकाई, निगरानी आदि निरीक्षण। समता निर्माण आयोग प्रशिक्षण, मानक संसाधन साझाकरण और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था। स्पेशल पर्पज व्हीकल संस्कार, 100% स्वामित्व और क्या दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IGOT कर्मचारी। NPCSCB का उद्देश्य एक ऐसी पेशेवर अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्य में होगी सिविल सेवा का निर्माण करना है। इसके एजेंसी सभी सिविल सेवक अनुबंधित कर्मचारियों सहित शामिल है। इसमें मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शन सिद्धांत कुछ ऐसे हैं जैसे नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रशिक्षण और समता निर्माण की ओर बदलाव, समता विकास के लिए योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना, 70-20-10 अध्यादेश जैसे 70% सीखना नौकरियों के अनुभव और चिंतन के आता है, जैसे 20% सीखना दूसरों के साथ काम करने में और 10% नियोजित प्रशिक्षण में आता है। सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल रखना। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में आता है। ये व्यापक ऑनलाइन मंच है और इसमें समता निर्माण के प्रशिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन प्रमुख प्रदर्शन संकेतों के आधार पर किया जाता है। इसका समता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC का इसकी उत्पत्ति 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिसूचना जारी की थी। इसके बारे में ये स्वतंत्र निकाय है और आयोग की पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। संरचना इसमें 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल हैं और इन्हें 1 सचिव भारत सरकार, 1 संयुक्त सचिव ग्रेड, 1 अधिकारी और अध्यक्ष वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये सचिव आयोग की सचिव होता है। इसकी सदस्यों की विविध पृष्ठभूमि से नियुक्त किया जाता है और राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र आदि में प्राप्त प्रतिनिधि सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय समान दृष्टिकोण वाले समता निर्माण करना है। आपका कार्य और जिम्मेदारियां इसके विभागों और मंत्रालय वार्षिक समता निर्माण योजनाएं तैयार करना है।
और सुविधाएं प्रदान करता है। सिविल सेवाओं के वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना, ज्ञान भागीदारों का अनुमोदन करना और साझा दृष्टिकोण, समाजपूर्ण और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित कर सके। शिकायत निवारण तंत्र ग्रीवेंस रेडियंस जीआरएम क्या है ये? हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक निर्देश जारी किया गया था। इसका उद्देश्य निवारण तंत्र और समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना है। लोक शिकायतों के निवारण के लिए दिशा निर्देश के मुख्य प्रावधान बिंदु पर एक नज़र है। सभी मंत्रालयों विभागों में लोक शिकायतों के समाधान हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय विभागों में योजनाएं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड शिकायत दृष्टिकोण ग्रीवेंस सेल्स स्थापित किए जाएंगे और इसमें प्रभावी शिकायत निवारण की मौजूदगी समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। मंत्रालय विभागों की रैंकिंग के लिए मासिक आधार पर शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक जीआरआई जारी किया गया है। जीआरआई के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डीआरए पीजीपी परिकल्पना डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र संबंधित मजबूत और सुधार क्षेत्रों में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में, इसमें किसी इस संगठन का शिकायत निवारण तंत्र इसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि किसी भी संगठन के कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए 2 नामित नोडल एजेंसियां हैं, जैसे नामित इसमें प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग डीआरएपीजी और लोक शिकायत निर्देशालय कैबिनेट सचिवालय के अधीन काम करते हैं। और 100/7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ये भारत सरकार और राज्य सरकार सभी मंत्रालय विभाग से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल है। अधिकारियों को शिकायतों तक भूमिका आधारित पहुंच प्रदान करता है। राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट, सामान्य लोक सेवा आयोग और जन योजना अभियान। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान शुरू किया है। इसमें 2025-26 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं के बनाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना अभियान पीपल प्लान्स कैंपेन के बारे में उद्देश्य इसका है पंचायत के विकास के संबंधित योजनाएं तैयार करना, प्रक्रिया, लोगों को भागीदारी को बढ़ावा देना। आरंभ इससे पहले 2 अक्टूबर 2018 को पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास के रूप में कार्य किया गया था। क्रियान्वयन पंचायत के सभी 3 स्तरों पर इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसे निर्वाचित प्रतिनिधि, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठनों जैसे स्वयं सहायता समूह और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा। जन योजना अभियोजना के मुख्य घटक है वित्त वर्ष 2025-26 के तहत के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी ब्लॉक पंचायत विकास योजना के और जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु सुनियोजित तरीके से गठित वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, जिला सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा वार कैडर योजना तैयार करना है, कैडर तैयार करना तथा पंचायत विकास पीडीआई के आधार पर विषयगत विकास संबंधित अंतरालों की पहचान करना है। थीमेटिक या विषयगत अप्रोच समग्र सरकार या समग्र समाज दृष्टिकोण से अपनाकर सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण पर आधारित करता है। पंचायती विकास सूचकांक पीडीआई एक मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है। इसका उपयोग पंचायतों के समक्ष विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आंकलन करने के लिए किया जाता है। समावेश भागीदारी ग्राम पंचायत और विकास योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं के 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों की शामिल कर समावेशी भागीदारी कर पर भी जोर दिया गया है। मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। स्थानीय निकायों को लेखा परीक्षा ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज सुर्खियों में है। गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICL का उद्घाटन किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना, स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बारे में। ये नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षाओं के बीच सहयोग के मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही ये लेखा परीक्षा के समक्ष निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। ये स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करेगा। स्थानीय सरकारों को वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन की सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार करेगा। ये जमीनी स्तर पर शासन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र और थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। स्थानीय स्वशासन और उसके लेखा परीक्षा के बारे में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 11वीं अनुसूची तथा भाग 9A 12वीं अनुसूची जोड़े गए हैं। इसमें स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 2020 में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती खातों को ऑनलाइन ऑडिट करने तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की थी।
इस एप्लीकेशन को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी सरकार 2023 में सम्मिलित किया गया। स्थानीय शासन निकायों की वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की स्थानीय निकायों को लेखा परीक्षा करने का अधिकार, CAG कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 से प्राप्त हैं। CAG पंचायती राज संस्थाओं और सरकार शहरी स्थानीय निकायों के सभी 3 स्तरों को लेखाओं को उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण का नियंत्रण रखता है और उनका पर्यवेक्षण करता है। अधिकतर राज्यों में स्थानीय निधि खातों में परीक्षण का या स्थानीय निधि खातों के निर्देशक DLFA लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। इसमें स्थानीय शासनों निकायों को आवंटित फंड के उपयोग में लेखा परीक्षा करती है। CAG स्थानीय निधि खातों में परीक्षक या स्थानीय निधि खातों के निर्देशक का मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। CAG इन संस्थाओं का निरीक्षण भी करता है। स्थानीय निकाय की लेखा परीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कुछ ऐसे आर्टिकल 243G में स्थानीय निकाय शक्ति के हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित करना। आर्टिकल 243J किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायती द्वारा लेखक रख रखाव और इससे इस लेखाओं की रक्षा परीक्षा से संबंधित प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 243Z किसी राज्य का विधान मंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लोगों की लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान कर सकता है। सावनी बोर्ड जमीन के कुछ हिस्से में विलय में संबंधित राज्य के स्थानीय निकायों को किया जाएगा। सावनी बोर्ड इसके बारे में सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है जो मुख्य रूप से सैनिकों के आवास होते हैं। सैन्य कर्मी और सामान्य नागरिक दोनों आबादी समूह शामिल होते हैं इसमें। ये सैन्य स्टेशन केवल सैन्य कर्मियों के उपयोग के लिए और आवास के लिए होता है। ऐसा स्टेशन एक कार्यकारी आदेशों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। उसकी उत्पत्ति 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्टर्न इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। पहले सावनी बैरकपुर कोलकाता में 1765 में स्थापित की गई थी। वर्तमान में भारत में 61 सावनियाँ हैं। 6 की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद की गई है। प्रशासन सावनियों को स्थापना स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची की स्थिति प्रतिविष्टि 3 में है। सावनिया वर्तमान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सावनी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तावित है। सावनिया नगर प्रशासन का समग्र कार्य सावनी बोर्ड्स के पास है जो कि लोकतांत्रिक निकाय हैं। बोर्ड लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा आदि प्रदान करने जैसे नागरिक कार्य उत्पन्न करते हैं। सावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के कार्य करते हैं। सावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष हैं। सावनी बोर्ड की श्रेणियाँ 50,000 से अधिक जनसंख्या, श्रेणी सेकंड 10,000 से 50,000 के बीच जनसंख्या, श्रेणी थर्ड 2500 से 10,000 के बीच जनसंख्या, श्रेणी 4 2500 से कम जनसंख्या। पर्यावरण मुद्दों से संवैधानिकरण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यू सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार है को भी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत 121 के तहत शामिल किया जाना चाहिए। इन निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके पर्यावास क्षेत्र की सुरक्षा संबंध से दायर रीट याचिका ऐप के जरिए सिंह और बनाम भारत संघ और अन्य के तहत दिया गया है। भारत संघ संविधान के अनुच्छेद 14 जमानत के अधिकार और अनुच्छेद 21 प्राण और देश स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार जैसे मूल अधिकार गारंटी प्रदान करता है। यह एक ऐसा निर्णय है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों विशेष अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 19 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि अधिकार आर्टिकल 21 प्राण देश स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दायरे में व्यापक बनाने के लिए अपनी शक्ति प्रयोग किया है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों का संविधान के अनुसार समाधान करने के संदर्भ न्यायिक घोषणाएं जैसे MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 अनुच्छेद 21 के तहत प्रदर्शन मुक्त प्रवेश किए जाने की अधिकार है। वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996 और एहतियात सिद्धांत, प्रदूषण द्वारा भुगतान सिद्धांत, ये सभी इसमें शामिल है। राजनीतिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये राजनीतिक पासपोर्ट के बारे में है और पात्रता इसकी अधिकृत या नामित व्यक्तियों द्वारा जारी किया जाता है इसमें। और सरकारी अधिकारी राजनीतिक कार्यों के लिए आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा रहे हैं। वैधता अवधि 5 वर्ष या उससे कम। इसके लाभ है छूट या अनुमति जो पासपोर्ट धारक को अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुसार विशेष अधिकार और अनुमति के आधार पर इसमें मेज़बान देश में गिरफ्तारी, डिटेशन और कुछ कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है। कुछ देश में वीज़ा आवश्यक से छूट ये भी इसमें शामिल है। हालांकि भारत के पास जर्मनी के अलावा 33 अन्य देशों के साथ राजनीतिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त समझौता भारतीय राजनीतिक पासपोर्ट धारकों को 90 दिनों तक वीज़ा के बिना इन देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है। भारतीय पासपोर्ट के बारे में संविधान के 7वीं अनुसूची संघ सूची के तहत पासपोर्ट वीज़ा का उल्लेख किया गया है। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 द्वारा शासित होता है।
भारत में प्रस्थान करने वाले या प्रस्थान करने का इरादा रखने वाले सभी व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या यात्रा करने का दस्तावेज होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार कुछ लोगों को पासपोर्ट रखने की आवश्यकता छूट दे सकती है। जैसे केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की पासपोर्ट जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि सरकार का वो मानने का जनहित में ऐसे करना आवश्यक है। भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। जैसे नीले रंग का जो सामान्य पासपोर्ट होता है, राजनयिक का सफ़ेद रंग का होता है, आधिकारिक मैरून रंग का होता है। हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर्स, इसमें कॉमन सर्विस सेंटर में इसमें क्या है, इसमें देखते हैं हम। कॉमन सर्विस सेंटर ये सेंटर स्पेशल पेपर्स व्हीकल है। इसमें स्थापना 15 वर्ष पूरे हुए कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ये कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पेपर्स व्हीकल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया है इसको, और मदद नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये विजन इसका कॉमन सर्विस सेंटर नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करना। ये सूचना प्रौद्योगिकी की तरह ही काम करता है और इसमें 2006 में शुरू की थी ये योजनाएं, और ई गवर्नेंस योजनाएं जैसे 3 स्तंभ में एक है। ये 2 स्तंभ ये है कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक, डेटा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी, सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने का निकट केंद्र है। ये कॉमन सर्विस सेंटर प्रदान किए जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है। जैसे सरकार का नागरिक सेवाएं, जैसे आधार कार्ड जुड़ी सेवाएं, बहुत सारी चीज़ें, व्यवसायिक उपभोग सेवाएं और वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि इसमें शामिल हैं। ये जो हमने कंप्लीट खत्म करी। इसके अलावा जैसे जिला पहल, को डिस्ट्रिक्शन इनिशिएटिव, असम सरकार जिला प्रशासन भीतर जिला का पहले अनूठी अवधारणा है ये। और इसके जिलों के बारे में, जैसे जिले नीचे की लघु प्रशासनिक इकाइयाँ होगी, इसमें सहायक जिला आयुक्त रैंक के अधिकारी होगा, और इसमें प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, शासन को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने में सुधार होगा, लोगों को उनके घर में नज़दीक सरकारी सेवाएं प्रदान की जा सकेगी।